नमस्कार दोस्तों। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर्स के लिए तुर्की कैसे बाधा बन रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने को लेकर सहमति व्यक्त की थी। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस आर्थिक कॉरिडोर के रास्ते में तुर्की भी आता है। इन दोनों के बीच में जो टर्की भी आता है, जो कॉरिडोर भारत और यूरोप के बीच में जोड़ने वाला है। लेकिन तुर्की को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसके जस्ट 2 दिन बाद ही तुर्की ने नाराजगी जाहिर की और बताया कि तुर्की के बिना ये संपन्न ही नहीं, ये जो कॉरिडोर है ये पूरा हो ही नहीं सकता। तुर्की का ऐसा कहना है, क्योंकि तुर्की दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे लिंक पर बसता है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है, जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। क्योंकि इसका आधा हिस्सा यूरोप में है तो आधा हिस्सा इसका तुर्की में है। इसलिए तुर्की न केवल व्यापार की नज़र से एक मजबूत स्थिति में है, बल्कि मध्य पूर्व में इसका एक अच्छा खासा दबदबा भी है। क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश भी है, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि तुर्की को इस कॉरिडोर्स में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो क्या होगा, इसके तुर्की का नुकसान क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर अमेरिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके बाद जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसको भी यह कॉरिडोर किस तरीके से काउंटर करेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर्स पर काम शुरू हुआ है, अभी कौन सा देश इसमें कितना पैसा लगाएगा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, कौन सा देश इसमें कितना पैसा लगाएगा। भारत सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर्स होंगे। भारत सरकार के मुताबिक इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। एक पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों के साथ कनेक्ट करेगा, एक है उत्तरी कॉरिडोर्स जो खाड़ी देशों को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ये भारत के अनुसार है। इसमें 2 कॉरिडोर्स होंगे। इस प्रक्रिया में सड़क, समुद्री मार्ग और रेल मार्ग विकसित किए जाएंगे। मतलब कि समुद्र मार्ग भी विकसित किए जाएंगे, रेल मार्ग भी विकसित किए जाएंगे। और इससे जो फायदा क्या होगा, इसका उद्देश्य यही है कि जो शिपिंग टाइम मतलब कि जहाज जाने का जो समय अधिक लगता था उसे कम करना, प्लस ईंधन पर जो खर्च अधिक होते थे उसे कम करना, और जो यूरोप तक कनेक्टिविटी, एशिया की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करना। तो इस आर्थिक कॉरिडोर की मदद से सामान मुंबई के पोर्ट से, ध्यान रखिएगा, मुंबई का जो पोर्ट है इससे जाएगा दुबई के जेबल अली पोर्ट पर जाएगा। यहाँ से बाई रोड या तो बाई ट्रेन सऊदी अरेबिया में आएगा। सऊदी अरेबिया में ट्रेन रूट या फिर बस रूट के द्वारा यहाँ पर पहुँचेगा। हाइफा बंदरगाह है, हाइफा पोर्ट पर पहुँचेगा इजराइल, सऊदी अरेबिया के माध्यम से यहाँ पर पहुँचेगा। फिर यहाँ से ये होते जाएगा, भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ पर जाएगा, पायरस में जाएगा, ग्रीस के पास यहाँ पर पहुँचेगा। इस तरीके से ये कनेक्ट हो रहा है। सऊदी अरब सड़क या ट्रेन के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुँचेगा। हाइफा पोर्ट जो कहाँ पर है, हाइफा पोर्ट इजराइल में है। फिर उसके बाद वर्तमान रूट क्या है, भारत से यूरोप में पहुंचने का वर्तमान रूट भारत से या मुंबई से आप रेड सी के माध्यम से, यानी कि अरब सागर के माध्यम से आप, अरब सागर नहीं, लाल सागर के माध्यम से, अरब सागर से होते हुए लाल सागर के माध्यम से आप भूमध्य सागर पहुंचेंगे। भूमध्य सागर के बाद आप पहुंचेंगे यूरोप में। तो ये तो जो दूरी पड़ती है भारत के लिए काफ़ी अधिक पड़ती थी, इस दूरी को कम करेगा ये कॉरिडोर्स। इस दूरी को ये कॉरिडोर अधिक मतलब कम कर देगा। तो तुर्की परेशान क्यों है, तुर्की की परेशानी के बारे में जानेंगे। पहले तो तुर्की को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, तुर्की को इस प्रोजेक्ट में शामिल न होने की वजह से आर्थिक नुकसान तो तुर्की को होगा ही। इसके साथ कुछ और भी चिंता है, कुछ और भी कंसर्न है तुर्की के। क्या है, क्योंकि इस आर्थिक कॉरिडोर में इजराइल भी शामिल है, जिसके चलते अमेरिका लेड प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि मतलब कि इस प्रोजेक्ट को हो सकता है अमेरिका ऐसे लीड रोल इस प्रोजेक्ट में निभाए। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। मतलब कि इसे यह भी कहा जा रहा है कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके विकल्प के तौर में, कि मतलब कि जो अधिक से अधिक कंट्री इस चाइना के प्रोजेक्ट में जुड़ रही है, उसके विकल्प के तौर पर एक नया कॉरिडोर्स बन रहा है। इसमें और भी कंट्री जुड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जो तुर्की है, ईरान है, और भी ये सब जो कंट्री है, ये सब चीन की फ्रेंडली कंट्री है। तो चीन को बाइकाट जब किया जा रहा है तो ये भी बाइकाट हो रहे हैं। तो इनको भी इस चीज़ की समस्या है, क्योंकि भूमध्य सागर में तुर्की का दबदबा भी है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा फ्रंट उसे इस इलाके में ही चुनौती दे दे।
उस इलाके में ही कोई दूसरा फ्रंट चुनौती दे दे। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह है भूमध्य सागर, यहाँ पर है तुर्की, यहाँ पर है साइप्रस, प्लस उसके बाद अगर हाइफा इजराइल से अगर इस पोर्ट को तुर्की में कनेक्ट किया जाता, फिर तुर्की के बाद साइप्रस आना पड़ता, तो साइप्रस के बाद यूरोप में जाता। तो साइप्रस से जो तुर्की है, साइप्रस से और तुर्की के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में आपस में नहीं बनती, क्योंकि साइप्रस और इजराइल के बीच में एक पाइप कनेक्ट होने वाली थी, जिससे मतलब बाधा की वजह से, तुर्की की बाधा की वजह से ये पाइप लाइन जो थी रुक गई थी इजराइल और साइप्रस के बीच में। तो इसलिए क्योंकि इस कॉरिडोर को आर्थिक कॉरिडोर न रहकर जियोपॉलिटिक्स कॉरिडोर में बदल जाएगा, उसे डर है, किसको? तुर्की को डर है कि ये जो कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर की जगह कहीं जियोपॉलिटिक्स कॉरिडोर न हो जाए, तो वो जो साइप्रस है उसको एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है अमेरिका मध्य पूर्व से अपने आप को पीछे भी नहीं हटाना चाहता है, अमेरिका मध्य पूर्व से अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहता, वो इसमें फिर से इन्वॉल्व होना चाहता है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है, इजराइल और सऊदी अरब के बीच में राजनयिक संबंध भी नहीं है, तो अमेरिका इस कॉरिडोर के माध्यम से दोनों के बीच जो संबंध है वो भी बेहतर करना चाहता है, जिससे जो G20 है उसमें इजराइल को शामिल होने के लिए एक रास्ता बन जाएगा, जिसमें ये दोनों देश शामिल हो जाएंगे। तुर्की के बाहर रहने से इस क्षेत्र में सऊदी अरब को भी रणनीतिक रूप से बढ़त मिलेगी, क्योंकि तुर्की ट्रांस शिपिंग जोन की छवि है उसे कम किया भी जा सकता है, क्योंकि तुर्की के पास एक छवि है जो ट्रांस जोनल शिप की, मतलब एशिया से यूरोप को तुर्की जोड़ता है, तो यह मतलब कि अन्य देशों का जो शिप है फिर व्यापार है यहाँ से होकर गुजरता है, तो इस छवि से तुर्की को काफ़ी फायदा मिलता था। तो इस कॉरिडोर बनने की वजह से इसको कम फायदा होगा, मतलब तुर्की को काउंटर कर देगा, इससे जो सऊदी अरेबिया है इसको बढ़त मिल जाएगी तुर्की के आगे। तो तुर्की का साथ मिलना कितना मुश्किल है, तो इसमें बताया जा रहा हम बात यह है कि तुर्की की मदद के बिना इजराइल को सामान ग्रीस भेजा जा सकता है, क्योंकि वह इन दोनों देशों के बीच में नहीं आता है, अब आसानी से ये सऊदी अरब से हाइफा यानी कि इजराइल जा सकती है सामान, क्योंकि यहाँ इसके बीच में तो तुर्की फिलहाल नहीं है। अगर तुर्की के देखा जाए तो तुर्की थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड एरिया पर है, यहाँ पर जो साइप्रस है थोड़ा नीचे है, इसलिए भी तुर्की को अलग थलग रखा गया है, क्योंकि दोनों के बीच तनाव भी तो है, तो इस कॉरिडोर से कितना फ़ायदा होगा, इस कॉरिडोर से बात यह है कि इस कॉरिडोर से कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो भारत से यूरोप सामान पहुंचाने में करीब 40% की बचत होगी, 40% की यानी 40% की समय की बचत होगी, और जो ट्रांसपोर्ट में आने वाला जो खर्च है वो भी बचत होगा। ट्रांसपोर्ट में आने वाला जो खर्च है, बार बार लोडिंग अनलोडिंग होती थी, उससे भी खर्च जो फायदा होगा वो तो होगा। इस नए कॉरिडोर से भारत का ग्लोबल साउथ में दबदबा भी बढ़ेगा, वो तो फायदा नुकसान जो होगा, लेकिन इस कॉरिडोर से भारत का साउथ ग्लोबल में भारत का कद और भी बढ़ जाएगा। इसके जरिए से, इसके वजह से ही चाइना मतलब भारत और चाइना को बेहतर तरीके से चुनौती दे पाएगा, तो इस कॉरिडोर का और भी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और भी जो न्यूज़ बनेंगी बताता रहूँगा। तो आज के लिए ही इतना ही। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।